वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 जो कि है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के स्टार्ट करने से पहले हम पुराना थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, जो थी हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जिस कंट्री में जितनी ज्यादा पावर शेयरिंग होगी वो कंट्री उतनी ज्यादा अच्छी होगी, उस कंट्री में उतना ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे ही फेडरलिज्म का मतलब होता है। तो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है? फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कंस्टिट्यूटेड यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म वो फॉर्म है पावर शेयरिंग की जिसमें जो पावर्स होती है ना वो डिवाइडेड होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, और अगर उसके अलावा कोई तीसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसके अंदर भी। तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन है ये, फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the powers is divided between the central authority and the various constituent units of the country। जैसे कि गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो किसके में डिवाइडेड होंगी? सेंट्रल के बाद स्टेट और लोकल। जरूरी नहीं है हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोकल लेवल भी हो, बट हमारे इंडिया में है। हमारे इंडिया में 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। और जो पावर्स है ना पूरी कंट्री को रूल करने की वो इन तीनों में डिवाइड हो रखी है। और इनका क्या है? ज्यूरिस्टिक एरिया होता है, यानी कि अपने ही एरिया में। जैसे स्टेट गवर्नमेंट क्या है, ये पूरा हमारा कंट्री है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है? सिर्फ एक स्टेट की मैटर, स्टेट के जितने भी वो अफेयर्स होंगे उसको सेटअप करेगी। तो ये काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और पूरे कंट्री को कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। और लोकल लेवल, तो इस पूरी स्टेट में जो एक एरिया है ना, पर्टिकुलर एरिया, तो ये क्या हो गया? हमारा लोकल लेवल में आ गया। तो ये कौन देखेगा? लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेगी। तो वही फेडरलिज्म इसमें पावर्स डिवाइडेड होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री के बीच में। जैसे कि गवर्नमेंट में की पावर सेंट्रल, स्टेट और लोकल में। तो अब इस फेडरलिज्म के कुछ ना फीचर्स हैं, तो अब जरा उन पे नजर फेर लेते हैं। तो जो फर्स्ट फीचर है फेडरलिज्म का वो है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमने देखा कि 2 लेवल्स थी, एक थी स्टेट, एक थी पहली तो सेंट्रल, दूसरी स्टेट और तीसरी कौन सी थी? लोकल। तो यहाँ पे क्या होता है? 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या था? जैसे ये पूरी कंट्री है, इस कंट्री में बहुत सारे सिटीजन रहते हैं। तो जो लोकल, जैसे सबसे पहले ये एक स्टेट थी, कंट्री के अंदर स्टेट थी और उसके अंदर एक लोकल। तो इस एरिया में कुछ लोग रहते होंगे। तो सपोज ये पर्सन है, तो इस पर्सन को कौन गवर्न कर रहा है? सबसे पहले तो लोकल लेवल करेगी, और स्टेट लेवल पे इसी पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और एज अ कंट्री लेवल पे इसी पर्सन को कौन करेगा? कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, यानी कि इसको गवर्न करेगी। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब लोकल लेवल की बात आ रही है तो लोकल लेवल गवर्न कर रही है। स्टेट की बात आ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट इसको गवर्न करनी है, और एज अ कंट्री की बात आ रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गवर्न कर रही है। यानी कि एक ही सिटीजन को ये सारे टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इसको गवर्न करते हैं। नेक्स्ट है the jurisdiction of the respective levels of tiers of government is possibly be changed only by the consent of both levels of government। अगर इनका एरिया, जैसे लोकल एरिया सिर्फ यहाँ का एरिया ही नहीं देखे इस पर्टिकुलर का, वो यहाँ का भी एरिया कवर करे, तो ये जो इनमें चेंजेस है ना, ये चेंजेस क्या होंगे? जब भी किसके चेंजेस होंगे? कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जब ये दोनों लेवल ने कंसेंट दे दिया कि हाँ आप ये चीज कर सकते हो, तभी वो चीज इम्प्लीमेंटेशन में आएगी, और तभी तो थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको चेंज कर पाएंगे, वरना बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास पावर्स होती है कि ये इनके जो अफेयर्स है उनमें इंटरप्ट कर सकता है, और इनकी जो पावर्स है उन पे भी कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या आता है? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री while accommodating regional diversity। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सेफगार्ड करो कंट्री के पीपल्स को, और उनकी जो रीजनल डाइवर्सिटी उनकी फिक्स कर दी गई है उसको भी कंट्रोल करो, उसको भी सेफगार्ड करके रखो। तो इसके मेजरली 5 फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स है? सबसे पहले देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न करती है एक ही सिटीजन को। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द respective levels or tiers of the government can possibly be changed only by the consent of both the levels of government। अगर इनमें कोई भी चेंज करना होगा तो ये किससे होगा? सिर्फ कंसेंट होगा, जब दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट होगा तभी चेंज हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा।
और कोर्ट हैज अ पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट क्या कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है इनके बीच के अफेयर्स में और इनकी जो पावर्स है उनको भी देख सकता है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री व्हाइल अकोमोडेशन रीजनल डाइवर्सिटी। मेन ऑब्जेक्टिव है कि सेफगार्ड करना है और प्रमोट करना है यूनिटी कंट्री में किसके साथ, रीजनल डाइवर्सिटी के साथ। ठीक है, तो ये थे इसके सारे फीचर्स और ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जो कि है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है ना वो हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है फेडरल गवर्नमेंट और एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल और लोकल लेवल, तो दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक पूरी कंट्री है और एक पूरी कंट्री है, उसने अपनी पावर्स को अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया गया, तो वो होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट ना वो ऑर्डर नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट पे कि तुम्हें ये काम करना है, ये मेरा ऑर्डर है तो तुम काम करोगे। बट यूनिटरी गवर्नमेंट में ये होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ काम करवाना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे के करवा सकते हैं कि चलो ये मेरा ऑर्डर है तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। State government has a power of its own and it is not answerable to central government. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये फेडरलिज्म में ये एक एडवांटेज है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उस पर एक एडवांटेज होता है कि वो कुछ भी काम कर रही है ना उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उसके पास पावर्स हैं वो काम करने की। बट यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पे, हमारे इंडिया में, कनाडा में एक्सेट्रा, और यूनिटरी गवर्नमेंट कहाँ पे, फ्रांस, चाइना एक्सेट्रा। तो क्या ही डिफरेंस है इनके बीच में। फेडरल गवर्नमेंट दो और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, ओनली द लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स और सबऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, पर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। State government has a power of its own for which is not answerable to the central government. State government are answerable to the central government. State government क्या होते हैं, answerable. For example, India, Canada, etc. और for example, France, China, etc. टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़ ली, फेडरलिज्म के बारे में पढ़ लिया, उसके की फीचर्स पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अब जो फेडरलिज्म है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, छोटी छोटी जो स्टेट्स होती हैं या छोटी छोटी कंट्री मिलकर एक बिग कंट्री फॉर्म कर लेती है, उसे बोला जाता है कमिंग टुगेदर, यानी कि आपस में हाथ मिला लेने को बोला जाता है कमिंग टुगेदर। और होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक बड़ी सी कंट्री होती है वो अपनी पावर्स को छोटे छोटे स्टेट्स में बांट देती है, जैसे कि हमारे इंडिया में है। इंडिया एज अ कंट्री बहुत बड़ी है, बट उसने क्या करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है, अपनी पावर्स को बांट दिया है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। बट कमिंग टुगेदर में ऐसा कुछ नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इक्वल रहती हैं। तो क्या है, अंडर दिस इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती है वो एक साथ मिलती हैं और वो एक साथ मिलकर क्या बना दी, एक बहुत बड़ी यूनिट बना देती हैं। All constituent states usually have equal powers and the state enjoy certain amount of autonomy. मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहाँ की और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहाँ पे इक्वल पावर्स होते हैं और ये अपनी अपनी पावर्स को एंजॉय कर देते हैं। ये कहाँ हुआ है, जैसे कि सबसे पहले यूएसए में, क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तभी कहते हैं जो अमेरिका की कुछ स्टेट्स थी वो एक दूसरे के साथ आगे यूनाइट हो गई तो क्या बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये कहाँ देखा गया, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में। बट इन holding together, under this a large company decide to divide their powers between the constituent units and the national government. वो क्या करती है, एक बड़ी सी कंट्री होती है और वो अपनी पावर्स को कुछ स्टेट लेवल पे बांट देती है। अंडर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, मोर पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और बेल्जियम। तो ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में। अंडर दिस इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। Under this, a large country decided to divide their powers between the constituent unit and their national government. Next point है, all the constituent state usually have equal powers and the state enjoys certain amounts of autonomy. और उसमें under this the central government tends to be more powerful. Central government powerful रहती है. For example, USA, Australia और Switzerland. For example, India, Belgium और Spain. हमने सब अच्छा अच्छा तो पढ़
पढ़ लिया फेडरलिज्म के बारे में, पर जो भी चीज होती है ना उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो उसके साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ऐसे ही फेडरल गवर्नमेंट में भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। चलो अब इसको एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी मोर पावरफुल। इसमें क्या होता है, मेजर पावर किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के पास। जो भी सारे मेन डिसीजन लेने होते हैं ना तो वो कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। तो इसमें सबसे पहला इसका यही डिसएडवांटेजेस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी मोर पावरफुल। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड गेट द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स लाने हैं, कुछ बदलाव लाने हैं, तो वो राइट किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है तभी होंगे, अगर नहीं देती है तो नहीं होगा, उसमें कुछ भी अमेंडमेंट, कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले। पार्लियामेंट टू हैव मोर राइट्स। जो राइट्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, पार्लियामेंट के पास होते हैं। एक्सेस ऑफ मॉनेटरी राइट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा राइट्स होते हैं, हर चीज के होते हैं, मॉनेटरी राइट भी होते हैं, बाकी सारे राइट भी होते हैं। अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द अफेयर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना वो बीच बीच में ना क्या करती रहती है, अननेसेसरी अफेयरमेंट करवाती रहती है, अफेयर करवाती रहती है, मतलब अफेयर करती रहती है किसके मैटर्स में, स्टेट गवर्नमेंट में। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपना सुख शांति से इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, बीच में टाइम टू टाइम उसको देखती रहेगी या अपना कुछ ना कुछ अननेसेसरी इंटरफेरेंस भी बहुत बार कर देती है। किसके मैटर में, स्टेट के मैटर में, स्टेट गवर्नमेंट के मैटर में। तो यही सारे इसके डिसएडवांटेजेस। सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी मोर पावरफुल, only the central government should get the right to amend the constitution, parliament to have more rights, access of monetary rights with the central government, और next है unnecessary interference of central government in the affairs of the state government। तो ये कुछ 3 फीचर्स है जिनकी वजह से इंडिया को हम फेडरल गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने जब टाइप्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पढ़ा था उसमें क्या था कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। तो हमारे इंडिया में तो 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये क्या है, यही आपको बात बताता है कि हमारा जो कंट्री है फेडरल गवर्नमेंट। जैसे इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूट डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है और जो कॉन्स्टिट्यूट ने क्या डिक्लेयर कर दिया उसको एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और इसमें क्या होता है, 2 टायर सिस्टम होते हैं। कौन सा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है। 2 टायर सिस्टम होते हैं, कौन से, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट है, later the third tier of federalism was added in the form of पंचायत and municipalities। और जो बाद में इसमें क्या होगा, एक थर्ड टायर भी ऐड हो गया था जिसके फॉर्म में म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो क्या आंसर लिखेंगे, इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन originally provide for a 2-tier system of government, the union government को क्या बोलते हैं हम, central government and the state government. Later the third tier of the federalism was added in the form of panchayats and municipalities. The distribution of powers between the central and the state in the Indian constitution. अब जो powers का distribution है वो central और state के बीच में कैसे distribute हो रहा है वो हम पढ़ते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूट है हमारा उसने 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करा है। क्या प्रोवाइड करा है, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करा है लेजिस्लेटिव पावर्स को यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटने का। कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें क्या क्या आता है, पहला यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब एक एक करके इन सारी लिस्ट को हम पढ़ेंगे। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे के सारे सब्जेक्ट मैटर्स इंक्लूड होते हैं जो कि एज अ नेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए, एज अ नेशन। तो वो सब्जेक्ट मैटर देखते हैं कौन से हैं, वो है आपका डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एक्सेट्रा। तो यानी कि यूनियन लिस्ट में वो सारे के सारे सब्जेक्ट मैटर्स इंक्लूड होते हैं जो कि हमारे एज अ नेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन और बैंकिंग। इन सबको ना एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए होती है कंट्रोल करने के लिए। कौन सी पॉलिसी चाहिए होती है, यूनिफॉर्म पॉलिसी। और इन सारे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो कौन लेता है, हमारा यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। पहले इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे बट आज के टाइम पे इसमें इट इंक्लूड्स 100 सब्जेक्ट्स। पहले कितने थे, 97, बट आज के टाइम पे इसमें कितने 100 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो क्या है यूनियन लिस्ट, इट इंक्लूड द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस
इम्पोर्टेंस एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एक्सेट्रा, नेशनल इम्पोर्टेंस के सारे, these matters are included in the list as it need uniform policy throughout the country. क्या चाहिए होता है इनको? यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए होती है. और द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर इन द यूनियन लिस्ट. तो यूनियन गवर्नमेंट खुद ही सारे के सारे लॉ बनाती है जो कि उसमें यूनियन लिस्ट के अंदर जो मैटर्स आते हैं. उसके बाद अर्लियर देयर आर ओनली 97 सब्जेक्ट्स बट प्रेजेंटली इट इंक्लूड्स 100 सब्जेक्ट. स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में वो सारे के सारे मैटर इंक्लूड होते हैं जो कि ट्रेड, कॉमर्स या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं. किससे? ट्रेड, कॉमर्स या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है. इट कंटेन्स द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड द लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पॉलिसी, ट्रेड, कॉमर्स. और जो स्टेट गवर्नमेंट जिन मैटर्स को होल्ड कर सकता है वो स्टेट और लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और इनके ऊपर जितने भी डिसीजन है वो कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगा. कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगा. पहले इसमें 66 सब्जेक्ट्स थे बट आज के टाइम पे इसमें कितने? 61 सब्जेक्ट्स हैं. तो क्या है? इट कंटेन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड द लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पॉलिसी, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है, इसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं हो सकती. बट हाँ, अगर ये कोई भी लॉ गलत बना रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन उठेगा. तो अर्लियर देयर वाज ओनली 66 सब्जेक्ट थे. 66 सब्जेक्ट थे बट आज के टाइम पे कम होकर कितने आ गए? बट प्रेजेंटली इट इंक्लूड 61 सब्जेक्ट. से कम हो गया है इसमें से. तो अब जो हमारी नेक्स्ट लिस्ट आती है वो है हमारी करंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे मैटर्स इंक्लूड होते हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है. वो सब्जेक्ट मैटर्स कौन से हैं? जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज एक्सेट्रा. तो इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट. और इनके ऊपर जो डिसीजन, ये जो जितने भी मेंशन सब्जेक्ट मैटर्स हैं इनके ऊपर डिसीजन कौन ले सकता है? स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है. तो बोथ द यूनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट. और अगर कोई इन दोनों के बीच का कोई भी लॉ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर दे रहा है, इन सब्जेक्ट मैटर्स के बीच में जो भी ये डिसीजन कर रहे हैं, तो वो अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो वो कौन देखेगा? वो होगा जो लॉ और जो ऑर्डर कौन इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फाइनल डिसीजन कंसिडर्ड किया जाएगा. और इसमें पहले कितने सब्जेक्ट्स थे? 47 सब्जेक्ट्स थे बट आज के टाइम पे इसमें कितने? 52 सब्जेक्ट्स हैं. तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज एक्सेट्रा. बोथ ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट. कौन दोनों ले सकता है? यूनियन गवर्नमेंट भी ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है. और if their law conflicts with each other, the law made by the central government will be prevail. कुछ भी conflict होता है तो किसका law होगा? हमेशा central government का ही होगा. Earlier there was only 47 subjects but presently it includes 52 subjects. पहले कितने थे? 47 थे बट आज के टाइम में इसमें कितने? 52 subjects हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कि है हमारा पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट. अब पावर शेयर जो होती है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे होती है तो वो देखते हैं. अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो यानी कि वो किसके बेसिस पे फॉर्म हुआ है? पावर शेयरिंग के बेसिस पे ही फॉर्म हुआ है. तो सबसे पहला क्या पॉइंट है? हमारा जो बेस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके बेसिस पे है? पावर शेयरिंग के बेसिस पे. किसके बीच में? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. एनी चेंज इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विच एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, देन इट हैज बीन रेटिफाइड बाय द लिंग्विस्टिक द एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट. अगर कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने हैं तो वो कम से कम 2/3 मेजॉरिटी उस पर वोट करनी चाहिए कि हाँ ये चेंज होना चाहिए. और अगर उसमें कुछ भी रेटिफिकेशन आता है, कुछ भी गलती नज़र आती है, उसको सही करना होता है तो कम से कम 50% यानी हाफ ऑफ द यानी एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल स्टेट यानी कि 50% लोग जो है वो उस पर एग्री करने चाहिए तभी वो रिजोल्यूशन पास होगा या उसमें चेंजेस आएंगे वरना नहीं होगा. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitution provision and procedure. तो जो जुडिशरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्या जो भी सारे मॉनिटरी या जितने भी अफेयर्स हैं उनको देखभाल करने में और कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी पॉलिसी या कोई भी प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी जुडिशरी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है.
In case of any dispute among the division of power, the High Court and the Supreme Court can make the decision. अगर इनके बीच में पावर्स को लेके कुछ भी अनबन होती है तो कौन इसमें करेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में डिसीजन लेगा। तो क्या है पावर शेयरिंग कैसे हो रही है? तो जो सबसे पहला क्या है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पावर शेयरिंग of powers between the union and the state government and it is the basic structure of constitution. हमारे क्या है, जो constitution का फॉर्मेशन ही इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे हुआ है कि पावर शेयरिंग के बेसिस पे पावर जो है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होंगी. Any change it has been first passed by both the houses of the parliament at least 2/3 of the majority, then it has been ratified by the legislature at least half of the total state. मतलब कोई भी चेंजेस आ रहा है तो वो किसके अंदर 2/3 ऑफ द मेंबर्स उसको पास करें और अगर उसमें कोई भी रेटिफिकेशन लाना है तो उसमें 50% ऑफ द स्टेट का कम से कम वो होगा. और क्या है, जुडिशरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ओवरसीइंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स. जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो भी पॉलिसीज या प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने में, उनकी देखभाल करने में. और अगर इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है यानी कि अनबन हो रही है इनकी पावर्स को लेकर, तो जो डिसीजन है वो कौन लेगा? हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट मेक्स द डिसीजन. तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि है, तो अब जुडिशरी का क्या रोल है फेडरलिज्म में? तो जितनी भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है उनको देखभाल करने का काम किसका है? जुडिशरी का काम है. तो द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग एंड इम्प्लीमेंटेशन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स. जितनी भी पॉलिसी कुछ भी इम्प्लीमेंट हो रही है तो उसका देखभाल करने का काम है किसका? जुडिशरी का. और अगर इनके बीच में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है या इनकी पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं तो वो उसके पीछे ऑर्डर कौन देगा? हमारा High Court or the Supreme Court. The union and the state government has the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. तो जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं कि वो टैक्सेस को राइज कर सकती हैं और कुछ भी ऑर्डर दे सकती हैं जो कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करना पड़ेगा. तो क्या है इनका? द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स. In case of any dispute above the divisions of powers of High Court and the Supreme Court makes the decision, the union and the state government has the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. कौन करेगा? सारा किसका है? रोल है जुडिशरी का एक फेडरल सिस्टम के अंदर. तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट होते हैं? वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ना कि यूनियन लिस्ट, ना ही स्टेट लिस्ट और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड होते हैं. ये क्या होते हैं? अलग ही सब्जेक्ट्स मैटर होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में इंक्लूड नहीं होता है. तो क्या है? द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशन इन द यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट कम अंडर द पावर ऑफ फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट. और ये किसके अंदर पावर में आते हैं? फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट में. उनको क्या बोला जाता है? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स. वो सारे सब्जेक्ट जो कि स्टेट, सेंट्रल और स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते हैं और ये किसके पावर्स में होती है? इनकी फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट में. उनको सबको क्या बोला जाता है? रेसिड्यूरी लिस्ट. द सब्जेक्ट मैटर विच आर नॉट मेंशन्ड इन द यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट कम्स अंडर द पावर ऑफ फेडरल और द यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स. तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस. हमारी कंट्री में ना कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. हमारी कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बट हमारे पास कोई भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कि किसी को बुरा ना लग जाए कि हमारी लैंग्वेज नेशनल है बाकी नहीं है, तो इसलिए ना क्या करा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लैंग्वेजेस ना ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करी है. तो हमारी जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं हम इंडिया में, वो दोनों कैसी हैं? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की. तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज, दो हिंदी एंड इंग्लिश आर आइडेंटिफाइड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. हमारे पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट हिंदी और इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं. तो हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म? अब इंडिया में प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जो कि फेडरलिज्म को प्रमोट करे, पर ये जो सारी चीजें हैं ना वो इनफ नहीं है. द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी
attributed the nature of democracy. Real success तब आएगा जब हम nature of democracy को adopt करेंगे. The center-state relationship has been restructured to strengthen federalism in the following ways. तो जो center और state का relation होता है ना, वो भी उसको भी कर दिया. तो ये 3 ways में करते हैं. एक होता है लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा होता है लैंग्वेज पॉलिसी और तीसरा होता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप. अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं और अब समझते हैं कि इन तीनों की वजह से कैसे कैसे किया जाता है. तो फर्स्ट आता है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट. तो अब देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस पे कैसे है. तो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री. तो कंट्री में जब डेमोक्रेटिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी ना, तो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाने का सबसे पहला ये टेस्ट था डेमोक्रेसी को प्रूव करने का. तो जो हमारे जब ये आया ना, तो इसके अंदर क्या करा गया, इसके अंदर बहुत सारी जो स्टेट्स थी ना वो चेंज कर दी, कि मतलब जो पुरानी स्टेट्स थी ना उनको हटा दिया और बहुत सारी नई स्टेट्स भी क्रिएट हुई. जैसे अभी तेलंगाना क्रिएट हुआ है वैसे. तो जैसे many old states have vanished and many new states were created. In 1947 the boundaries of several old states in India were changed in order to create new states. वही कि जो पुरानी स्टेट्स थी वो खत्म हो गई, दूसरी बन गई. तो 1947 के बाद तो बहुत सारी ऐसी ओल्ड स्टेट्स थी जिनकी बाउंड्रीज चेंज करके हमने एक नई स्टेट बना दी. This was done to ensure that the people who spoke the same language lived in the same state. मतलब इसको इंश्योर करने के लिए कि जो लोग हैं वो सेम रीजन में रहें. जैसे कि महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्रन बोलते हैं, ठीक है, केरला के लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, आसाम साइड आसाम की लैंग्वेज बोली जाती है. तो ये जो बाउंड्रीज है ना, इसलिए इन्होंने चेंज करी कि जो एक जैसा स्पीक करने वाले लोग हैं वो एक ही जगह रहें. जैसे बेंगलोर में सबसे ज़्यादा इंग्लिश चलती है तो वहाँ पे इंग्लिश रहता है, और बाकी और भी लैंग्वेजेस हैं. जैसे कि महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे तो सारे लोग महाराष्ट्रन ही बोलेंगे और दूसरी लैंग्वेज आती है उन्हें, बट नॉर्मल जो लोकल पीपल हैं वो वहीं रहेंगे. तो ये क्या, इसी वजह से इन्होंने क्या करा, बाउंड्रीज चेंज करी, जिसकी वजह से एक ही बोली वाले लोग एक ही जगह रहे. When the demand of the formation of states on the basis of language were raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. तो जब ये था ना कि एक ही सेम लैंग्वेज वाले लोग एक जगह रहें, तो बहुत सारे लीडर्स ने बोला था कि ये तो है, ये जो चीज़ है ना ये गलत है, इसके अंदर तो लोगों के अंदर है ना वो आ जाए, लोगों के अंदर ना फीलिंग आ जाएगी कि हम अलग हैं, इसलिए हमें अलग रख दिया गया. बट हमारे में डेमोक्रेसी है तो इसलिए हमने धीरे धीरे करके इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर दिया है. अब देखते हैं नेक्स्ट किस वजह से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी. तो जो लैंग्वेज पॉलिसी है ना, हमारे इंडिया में ना बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में लोग बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेटअप नहीं करी है, इस वजह से कि ताकि कोई जो एक दूसरी लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हैं वो अपने आप को डोमिनेट ना समझे, जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो अपने आप को जो डोमिनेट ना करे दूसरे लोगों को. इस वजह से क्या कर रखा है ना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना दिया, कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है. तो सेकेंड टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इज द लैंग्वेज पॉलिसी. सेकेंड टेस्ट क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी का था. Our constitution did not give the status of national language to any other language. हमारे पास नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस किसी को नहीं दिया है दूसरी लैंग्वेजेस को. हिंदी इज आइडेंटिफाई एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी को क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, ना कि नेशनल लैंग्वेज. हमारे पास क्या है, हिंदी क्या है, हमारी मदर टंग है, यानी कि मातृभाषा है, क्योंकि 40% ऑफ द इंडियन देयरफॉर देयर वर मैनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर. तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उसमें से मेजॉरिटी लोग जो हैं हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि 40% लोग कौन है, हिंदी स्पीकिंग है. ठीक है, तो ये जो हिंदी को ना हमारी मदर टंग बोला जाता है, हमारी मातृभाषा बोला जाता है, पर नेशनल लैंग्वेज नहीं, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है. बिसाइड हिंदी देयर वाज 21 अदर लैंग्वेजेस. कितनी है, 21 अदर लैंग्वेजेस और हैं हिंदी के अलावा, रिकॉग्नाइज एज अ शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कंट्री. तो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल लैंग्वेज बोला गया, यानी कि उसको भी रिकॉग्नाइज मिली हुई है. ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी ही बोलेंगे लोग, बाकी नहीं बोलेंगे. हिंदी के साथ साथ बाकी 21 लैंग्वेज है जो कि रिकॉग्नाइजेबल हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन
द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू सेट अप इन 1965। तो जो इंग्लिश है ना, पहले क्या होता था, जो इंग्लिश नहीं बोली जाती, सिर्फ हिंदी बोली जाती थी, तो इंग्लिश को भी ना एक ऑफिशियल लैंग्वेज 1965 के बाद डिक्लेयर किया गया, क्योंकि जो नॉन स्पीकर्स थे हिंदी लैंग्वेज के, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे, जो उन्होंने क्या करा, डिमांड करा कि हमें इंग्लिश कंटिन्यू करनी है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो प्रोटेक्ट करती है हिंदी को कि हिंदी कहीं वैनिश ना हो जाए, इसलिए उसको ना प्रमोट करती है। अब ये जो प्रमोशन करती है, प्रमोशन का मतलब ये नहीं कि जो नॉन हिंदी स्पीकर्स कम्युनिटी है उन पे इम्पोज करे कि नहीं आपको हिंदी ही हिंदी बोलनी है, ऐसा नहीं है। वो उसको प्रमोट करती है ताकि जो हमारी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो सेफगार्ड रहे। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसलिए डिक्लेयर कर दी क्योंकि इससे पहले वाले हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सिन्हाला में, वो श्रीलंका में से सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज, इन्होंने नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, बाकी लैंग्वेजेस नहीं अडॉप्ट करी गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए थे। तो जो श्रीलंका में स्टेट सिचुएशन आ गई थी, उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या करा है, कोई नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करी गई है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना दिया हिंदी और इंग्लिश को, और बाकी और भी सारी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है। और साथ ही वो हिंदी को बस प्रमोट कर रहे हैं कि ये हमारी मदर लैंग्वेज है, ये सिक्योर रहे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टेस्ट था, वो है हमारा, नेक्स्ट है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप क्या है, एक और वे है जिसकी वजह से हम फेडरलिज्म को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्या है, reconstructing the central state relationship is one more way in which federalism has been strengthened in practice। क्या है, ये एक और वे है जिसकी वजह से हम फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो 1990 देयर वाज अ राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। अब जैसे हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि है ना, अलग अलग कम्युनिटीज ने अपनी अलग अलग पार्टीज बना दी थी, और वो रीजनल पार्टीज कहलाई जाती थी क्योंकि पर्टिकुलर रीजन में ही वो अपना प्रोटेक्ट करना चालू कर देती थी और उस रीजन के सारे लोग उसके अंदर आ जाते थे। तो वो कौन सी होती थी, रीजनल पार्टीज। तो 1990 में क्या हुआ, बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज थी ना, उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। तो ये क्या है, दिस वॉज ऑल्सो बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ द कोलिशनल गवर्नमेंट। तो उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया वो अपनी अपनी डिमांड रखी, और हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, उनकी डिमांड सुनी, और डिमांड सुनने के बाद क्या करा, उनकी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट और या दो चार और रीजनली, उन्होंने सबने मिलकर एक अलग ही गवर्नमेंट बना दी। तो उसको क्या हुआ, कोलेटरल गवर्नमेंट, यानी कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट मिलकर एक ही गवर्नमेंट बना देती है, वो कौन सा होता है, कोलिटरल कोलिएशन गवर्नमेंट। तो इसी से क्या हुआ, दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had lead to the entire into an alliance with many parties। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी एक को मेजोरिटी तो डिक्लेयर करा नहीं गया लोकसभा में, तो यहाँ क्या करा, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला के बना दी, एक अपनी स्ट्रॉन्ग अलायंस क्रिएट कर दी। This lead to the new culture of power sharing and respect the autonomy of the state government. The federal power sharing is more effective today। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या करा, उन्होंने एक अपनी अलायंस क्रिएट कर ली। अलायंस क्रिएट करने के साथ साथ क्या करा, इन्होंने एक न्यू कल्चर बना दिया पावर शेयरिंग का। क्या बना दिया, एक न्यू कल्चर क्रिएट हो गया कि हाँ, जो उन्होंने क्या करा, अलग अलग जो रीजनल पार्टीज थी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिया और अपनी एक पार्टी बना दी। तो ये क्या, एक न्यू अलायंस बन गई, जो कि एक है ना, पावर शेयरिंग उन्होंने प्रमोट करा। तो पावर शेयरिंग की वजह से क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा एक इफेक्टिव मैनर बन गया है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स में कोलिएशन गवर्नमेंट का रूल चल रहा है। तो ये क्या, सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला दिया, एक अच्छी अलायंस बना दी, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, जिसके बीच में उनके होने वाले पीछे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो खत्म होते गए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक मतलब अगर हम आसान शब्दों में समझे तो वो क्या होता है, पावर्स को बांटना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इजी लैंग्वेज में पावर्स को स्प्लिट करना, यानी कि पावर्स को बांटना। तो यही है, when the power is taken away from the central and the state government and given to the
द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर्स ले ली गई, यानी कि उसने अपनी कुछ पावर्स किसको दे दी, लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि उन्होंने क्या करा, पावर शेयरिंग करा लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो ये क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि अपनी पावर्स को बांटना, वो क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो यही when the powers is taken away from the central and the state government and given to the local government is called decentralization। अब हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है, तो जो फेडरल पावर शेयरिंग नीड another tier of government and hence the government power was decentralized। मतलब हमें क्या था, हमारे पास पहले स्टेट गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट थी, बट हमें क्या था, एक थर्ड गवर्नमेंट की नीड थी, तो इसलिए क्या करा हमने, उन्होंने अपनी पावर्स को स्प्लिट कर दिया, उन्होंने अपनी पावर्स किसी और को दे दी, तो इसी वजह से क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा। डिसेंट्रलाइजेशन वाज डन सो दैट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कुड बी सेटल्ड एट अ लोकल लेवल। अब क्या होता है, जैसे कि अगर आम जनता की प्रॉब्लम है तो वो सब तो पूरी ना सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सॉल्व कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं सॉल्व कर सकती, इसलिए उन्होंने क्या करा, लोकल गवर्नमेंट बनाया, जो कि जो उस एरिया के पर्टिकुलर लोकल जितने भी लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करे, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट हमारा बना। अब मेजर स्टेप्स टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992, और डिसेंट्रलाइजेशन पे बहुत ही ज़्यादा मेजर स्टेप्स लिया गया कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, और डिसेंट्रलाइजेशन को The Constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective। पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं दी कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव ट्रीट हो। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में पावर्स तो दी पर इतनी ज़्यादा पावर नहीं दी कि जो सारे काम लोकल लेवल ही कर दे। उनके पास क्या एक लिमिटेड पावर है, जैसे कि वो अपने लोगों से लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों की ही दिक्कतें सॉल्व, मतलब लिमिटेड प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर सकती है। अगर वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना ही पड़ेगा, इसलिए जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है उसको इतना ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल नहीं बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पावर्स को स्प्लिट करना, यानी कि पावर्स को बांट देना, एक इंसान की पावर्स को थोड़ी कम करके दूसरे इंसान को दे देना, वही क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, लोकल गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ, तो हमारे इंडिया में भी क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन के मेजर प्रोविजंस क्या हैं। तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू हेल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो ऐसा नहीं कि हमने पावर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को दे दी, हमें इनका इलेक्शन भी करवाना पड़ेगा और कंटिन्यूस इलेक्शन करवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक बार करा लिया, एक लोकल बॉडी सिलेक्ट हो गई तो वही रूल करेगी, नहीं, इनका भी इलेक्शन होगा, इनमें भी कंटिन्यूसली चेंजेस आएंगे। सीट्स आर रिजर्व फॉर द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ SC ST एंड OBC। तो जैसे हर जगह रिजर्वेशन है वैसे इसमें भी रिजर्वेशन है कि SC ST और OBC यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशन रहे। और 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व रहेंगी, वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। An independent institution called the State Election Commission was being created in each state and conduct पंचायत and municipal election। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर लिया गया जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि फेयर इलेक्शन हो रहे हैं पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के। और द स्टेट गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। तो उसने क्या करा, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपना कुछ रेवेन्यू किसके साथ शेयर करती है, लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, ताकि वो अपने डिसीजंस को अच्छे से कर पाए और अच्छे नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए और वो रेवेन्यू जो है वो लोगों के वेलफेयर में यूटिलाइज करें। तो क्या है प्रोविजंस, It is constitutionally mandatory to hold regular election for the local government bodies। Local government bodies के भी regular election होंगे। Seats are reserved for the elected bodies and the elected heads of the institutes of SC ST OBC। SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट्स रिजर्व है। और 1/3 सीट्स एंड द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन्स, यानी कि 1/3 सीट्स जितनी भी टोटल सीट्स है उसमें से 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व है, हमारी वुमेन्स के लिए। और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसके, पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के।
An independent institute called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election. और the state को क्या करना पड़ता है, अपना revenue कुछ local government के साथ share करना पड़ता है. तो the state government are required to share some power and revenue with the local government bodies. ठीक है. रीजन्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या रीजन है? तो फर्स्ट रीजन क्या है? इट इज इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया इट इज एसेंशियल टू हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट एट लोकल लेवल आल्सो. तो हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पे एक लोकल गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल नीड है ताकि वो लोकल लेवल पे लोगों के परेशानियों को सॉल्व कर सके. लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स. जो लोकल लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, हमें आसपास हमारे पास जितनी भी दिक्कतें हैं उनकी हमें अच्छी नॉलेज होगी एज कम्पेयर टू जो हमसे हायर वाले. जो स्टेट गवर्नमेंट को पता होगा कि लोकल गवर्नमेंट एरिया में क्या हो रहा है, नहीं, हमें पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या क्या दिक्कतें हैं, हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. इसलिए क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट की एक नीड होती है. लोकल पीपल हैव बेटर आइडिया वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफेक्टिवली. तो लोकल गवर्नमेंट या लोकल पीपल्स को क्या होता है, पता होता है कि हमारी ये दिक्कतें हैं तो हमें यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए और ये चीज़ है नहीं, ये चल जाएगी तो हमें यहाँ पे पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लोकल लेवल पे लोगों को बहुत अच्छे से पता रहती हैं. कॉमन सिटीजन्स कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंसर्निंग देयर नीड्स एंड हाउ टू प्लान डेवलपमेंट. तो जो जैसे डेवलपमेंट का प्लान होता है ना, तो लोकल लेवल पे क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट जितने भी लोकल पीपल्स होते हैं ना उनसे पूछती है कि आपको क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए अपने एरिया में. तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, उनको जो लोकल पीपल्स होते हैं ना, उनको आइडिया रहता है कि हाँ हमको इसकी नीड है, हमारे पास ये मिलेगा तो हमें डेवलपमेंट होगा. तो वहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग में जो लोकल लेवल पे क्या होता है, लोग इन्वॉल्व किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर. और जो लोकल गवर्नमेंट है ग्रास रूट लेवल इंश्योर स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ एंड हेल्प डेमोक्रेसी. तो लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रास रूट लेवल यानी सबसे नीचे लेवल पे क्या करती है, इंश्योर करवाती है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ और हेल्थ एंड डेमोक्रेसी. मतलब बचपन से ही प्रमोट किया जाता है हेल्थ को, स्टेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, सबको, है ना. और इसका काम कौन करता है, लोकल गवर्नमेंट. जैसे कि हमारे यहाँ के लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन मिड डे मील चला दे जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की कमी जो हो रही है बच्चों में पूरी हो रही है. तो बचपन में ही उसको अच्छे न्यूट्रिशंस मिल गए तो आगे जाके तो वो हेल्थी रहेगा ही ना. तो ये क्या है, ग्रास रूट से ही लोग स्टेबिलिटी बना के रखती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. तो क्या क्या रीजन है, इन अ बिग सिटीज, इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया इट इज एसेंशियल टू हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट एट अ लोकल लेवल. बड़ी कंट्रीज हमारी जैसे हमारे पास क्या है, एक एसेंशियल नीड है कि हमें लोकल गवर्नमेंट चाहिए लोकल लेवल पे. लोकल पीपल है बेटर नॉलेज एंड लोकल प्रॉब्लम्स. जो लोकल पीपल्स होंगे उन्हें नॉलेज होगी कि हमारे आसपास ये दिक्कतें हैं, ऑब्वियसली हमें आसपास अपनी दिक्कतों को पता होगा. लोकल पीपल है बेटर आइडिया वेयर टू स्पेंड मनी, हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफेक्टिवली. हम लोगों को पता होगा कि कहाँ पे हमें चीज़ें करनी है और यहाँ के जो सिटीजन्स होंगे उनको भी पता होगा कि डेवलपमेंट किन किन वजहों से होना चाहिए और उनको क्या करा जाता है, डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व किया जाता है. कॉमन सिटीजन्स कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंसर्निंग देयर नीड्स एंड हाउ टू प्लान डेवलपमेंट. और लोकल गवर्नमेंट एंड ग्रास रूट लेवल इंश्योर स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ एंड हेल्थ एंड डेमोक्रेसी. लोकल गवर्नमेंट क्या करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे हेल्थ, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को इंश्योर करवाती है. तो ये सारे क्या थे, रीजंस थे डिसेंट्रलाइजेशन के. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि हमारा, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है पंचायती राज. क्या है, पंचायती राज. तो जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है ना उसको पॉपुलरली बोला जाता है पंचायती राज. मतलब जो लोकल लेवल पे रूरल एरियाज में जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, पंचायती राज. ये जो पंचायती राज है ना ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. तो पहला कौन सा है, ग्राम पंचायत. कौन सी होती है, ग्राम पंचायत. एक होती है ग्राम पंचायत, एक होती है ग्राम सभा. इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. ग्राम पंचायत में क्या होता है, ये क्या होता है, विलेजेस, ये पूरे विलेजेस या ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं. क्या होता है ग्राम पंचायत में, विलेजेस या ग्रुप ऑफ विलेजेस. और देयर इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स नोन एज पंच और पंचायत. और इनका एक काउंसिल होता है जो कि जो मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स को मिला के बनता है. तो जो मेंबर्स होते हैं उस काउंसिल के उसको बोला जाता है पंच या सरपंच. गाँव में सुना होगा कि हमारे गाँव का पंच ये है या सरपंच वो है, तो वो होता है ग्राम पंचायत के मेंबर्स. तो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट लिविंग, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट लिविंग इन द विलेज. तो इनका इलेक्शन कौन करता है, जो उस विलेज के जितने भी बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना
वो पंच और सरपंच को इलेक्ट करते हैं। और इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एंटायर विलेज, मतलब उस विलेज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उसका डिसीजन कौन लेगा, ग्राम पंचायत के ही लोग लेंगे। और इसको क्या करना पड़ता है, साल में कम से कम 2 से 3 बार मिलना पड़ता है एनुअल बजट को सेट करने के लिए। और एनुअल बजट के साथ साथ जो ग्राम पंचायत की जितनी भी परफॉर्मेंस है, डे टू डे एक्टिविटी वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको सबको भी मॉनिटर करने के लिए करना पड़ता है। तो क्या है, पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट इन पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में क्या है, एवरी विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज हैज अ ग्राम पंचायत। इट इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स कॉल्ड पंच एंड सरपंच। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय all the adult living in the village. It is a decision making body of the entire village. It has to meet at least 2 or 3 times in a year to approve the annual budget and review the performance of a ग्राम पंचायत। अब नेक्स्ट आती है हमारी जो कि है ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम सभा के अंदर वो सारे लोग इलेक्ट होते हैं जो कि अडल्ट होते हैं विलेज के। इनका काम क्या होता है कि ग्राम पंचायत के लोगों को इलेक्ट करना, उनका काम देखने का काम होता है। जो इलेक्ट करते हैं और जो लोग उनका काम देखते हैं ना, परफॉर्मेंस चेक करते हैं, वो कौन करते हैं, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल द अडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज। फंक्शंस क्या है इसके, इट इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, इट रिवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस भी देखता है, इट सुपरवाइज द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, परफॉर्मेंस के साथ साथ उनका काम भी देखता है। नेक्स्ट आता है हमारा पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होता है, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर goes right up to the district level। एक लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है जो कि सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है। A few ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति। मतलब जो वहाँ के ग्राम पंचायत के कुछ लोग क्या होते हैं, एक समिति बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पंचायत समिति बनाया जाता है, जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए आते हैं। द मेंबर्स इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया। तो वहाँ के जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं ना, वो इलेक्ट करते हैं किसको, पंचायत समिति के मेंबर्स को। तो जैसे अगर किसी लोकल लेवल को अपनी प्रॉब्लम किसी के पास ले जानी होगी तो कहाँ पे ले जाएगा, पंचायत समिति में। ये एक लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है दैट गोस अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति। द मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर ऑफ दैट एरिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जिला परिषद। जो थर्ड टायर होता है वो कौन सा होता है, जिला परिषद का। ऑल द पंचायत सेंशस इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंसिस्ट द जिला परिषद। मतलब जितने भी जो पंचायत के सरपंच होते हैं ना, मतलब जो पंचायत के हेड्स होते हैं ग्राम पंचायत के, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, जिला परिषद बना देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। Members of Lok Sabha, MLA of the district are some other officials of the other district level of the bodies of these members। मतलब जो वहाँ का MLA होगा या लोक सभा के जो हेड मेंबर्स होंगे वो किसके मेंबर्स होते हैं, जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद का चेयरमैन क्या होता है, पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। जिला परिषद मेजर इजी लैंग्वेज में समझे तो जिला परिषद एक बॉडी है जो कि कंस्टिट्यूट करी जाती है हेड ऑफ द पंचायत समिति के थ्रू। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा और एमएलए आते हैं इसके अंदर। तो वही है, ऑल द पंचायत समितिज इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंसिस्ट ऑफ जिला परिषद। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द अदर district level bodies are also the member। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, उसका पॉलिटिकल हेड रहता है। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे कि हमने पढ़ा रूरल एरिया में कौन था, पंचायती राज था, उसमें कौन थी, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ही बॉडी होती है, वो होती है हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट इन द अर्बन एरिया एज वेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इन द टाउन। तो जो रूरल के लिए क्या थी, ये सारी थी, और अर्बन के लिए कौन सी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो बिग सिटीज कंस्टिट्यूट क्या करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये जो बोथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल पार्टीज ये किसके थ्रू कंट्रोल करी जाती है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वहाँ के। और जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्युनिसिपैलिटी का। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मेयर। क्या बोला जाता है, मेयर। तो ये है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
Similarly, local government body exists in the urban area as well. Municipal parties are set up in town. Big cities are constituted into municipal corporation. Both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people representative. Municipal chairperson is the political head of the municipality. In municipal corporation, such as officer is called mayors. तो ये हो गया आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैप्टर को पढ़ पाए। और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।